Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने पूरा उसके लिए स्लाइड तैयार किया है और उस पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी तक गवर्नमेंट ने उसे रखा है, PIB लाइक उनका प्रेस रिलीज भी आया है, आप ये देखो। और जिसके अंदर मोदी जी का ट्वीट है जो भूपेंद्र यादव जी ने ट्वीट किया है बेसिकली एक कटआउट हिंदू एडिटोरियल का, जहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसा क्या है। आप जाके पढ़ सकते हो वहाँ पे। ये मैं पहले स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अब डिपेंड कर रही है, बहुत सारी डिपेंड कर रही है। सोनिया गांधी जी ने भी एक आर्टिकल ऐसे ही एडिटोरियल के अंदर सेम हिंदू वाले में उन्होंने लिखा था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उन्होंने क्या लिखा था, क्या था, नहीं था, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सोनिया गांधी का मैं वो भी दिखा देता हूँ पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये सोनिया गांधी ने पहले लिखा था, ये था 8 सितंबर 2025 का, और ये 12 सितंबर 2025 का। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये 12 सितंबर 2025 का है। तो पहले सोनिया गांधी जी ने लिखा है और उसके बाद इन्होंने उसके बारे में बताया कि हाँ क्या है, कैसे है, और इसको किस तरीके से गवर्नमेंट कैरी कर रही है। आइए फिर शुरू करते हैं। बस स्लाइड लोड हो जाए। हाँ ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मलाक्का स्ट्रेट फॉर इंडिया और इकोनॉमी, एनर्जी, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सारी चीज़ें देखेंगे इसमें। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम ग्रेट निकोबार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले मलाक्का स्ट्रेट से और उसके इंपॉर्टेंस से, क्यों हमारे लिए जरूरी है। मैं आपको पहले मैप पे दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम बेटर समझने के लिए। तो ये रहा, ये कुछ, ये रहा मलाक्का स्ट्रेट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, ये मलाक्का है। ये जो पाथ है वो है बेसिकली मलाक्का स्ट्रेट, इसे मलाक्का स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो है यहाँ पे ग्रेट निकोबार, ये। ठीक है, तो अगर आप मैप पे देखो ग्लोबली, तो ये बेसिकली यहाँ पे गेट कीपिंग का काम कर सकता है, ये आइलैंड जो इंडिया का है। और ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रेट है बेसिकली ये चौक पॉइंट है। यहाँ से जो पूरे इस साइड का, ईस्ट साइड का आप समझो, सी कंट्रोल हो सकता है आने जाने के लिए, ठीक है, ट्रेड के लिए। तो हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज मलाक्का स्ट्रेट। की फैक्ट है इसमें, नैरो वाटर बे जो 500 माइल लंबा है और 1.7 माइल से लेके 500 माइल चौड़ा है। ठीक है, जिसमें सकरा से लेके बहुत ज़्यादा इसमें दूरी भी है, स्टार्ट टू एंड, बिटवीन मलाय पेनिसुला एंड सुमात्रा, इन दोनों के बीच में फैला हुआ है। शॉर्टेस्ट सी रूट लिंकिंग द इंडियन ओशन वाया अंडमान सी टू पैसिफिक ओशन साउथ चाइना से। ठीक है, साउथ चाइना से, जो ईस्ट में उधर साउथ चाइना, चाइना का पूरा एरिया जिसपे चाइना कहता है कि ये मेरा पार्ट है, और उस पर और किसी को आने जाने के लिए पहले चाइना से परमिशन लेना पड़ेगा, या तो फिर चाइना चाहेगा तभी आएंगे। ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ आपको ये कहाँ की बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ देखते हो, ये जो पूरा पार्ट है इसको साउथ चाइना सी कहते हैं इधर। ठीक है, और इसमें अगर जापान या रसिया को तो चलो ठीक है मान लेते हैं, मान लो जापान या ताइवान, ये सारे अगर कुछ भी, फिलीपींस हमारा अलाई है अभी के टाइम में बहुत अच्छा, और हम उन्हें ब्रह्मोस जैसा हथियार देते हैं, वो भी इसलिए ताकि हम चाइना को कंट्रोल में कर सकें साउथ चाइना सी के पास। ठीक है, यहाँ पे जो चाइना चाहता है कि यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता, सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग या हमारे कहने पे जो चीज़ें होनी चाहिए वही होगी। जबकि इंडिया का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि हम इधर अपना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आइलैंड प्रोजेक्ट, और यहाँ पे
जो मॉरिशस के बारे में मैं कल बता रहा था अपने वीडियो में, उनके प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए थे और हम उस पर अभी बेसिकली इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है कि यूके ने कहा है कि जो भी अभी तक हमारे रूल के अकॉर्डिंग होता है वहाँ, उन कुछ आइलैंड को मैं छोड़ रहा हूँ और कुछ आइलैंड के ऊपर अभी भी हमारे मतलब सैनिक के लोग रहेंगे, लाइक नेवी, एयरफोर्स, ये ऐसे लोग वहाँ पे रहेंगे और अभी वहाँ पे हमें जगह चाहिए। 99 साल का उन्होंने बॉन्ड रख रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया के साथ, अभी वो इंडिया विजिट करते हैं, अयोध्या गए थे, सॉरी वाराणसी गए थे, वहाँ पे मोदी जी उनसे मिलते हैं, मैंने आपको भाषण भी सुनाया था मोदी जी का। उसमें आते ही देखोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इंडिया के लिए एक जगह जरूर मिल जाता है कि इंडिया भी यहाँ जाके अपना कुछ ठौर ठिकाना बनाएगा, ठीक है, जो कि होगा और जिन चीज़ों पे डील हो रही है हमारी। तो यहाँ पे यूएस, कनाडा, लेट्स से यूके, ये सारे रहेंगे, साथ में इंडिया भी होगा। इससे क्या होगा कि ये मल्टीपोलर, जो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वो होगा। हम अगर चाहते तो इसे कह सकते थे कि यहाँ पे एक छत्र राज हमारा होगा और हम किसी को नहीं आने देंगे, लाइक चाइना, बट हम वो नहीं कर रहे हैं। हम इसमें और लोगों को कह रहे हैं कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो यहाँ पे अटैक्स, क्योंकि जब सिंगल एक किसी का एक छत्र राज होता है ना, तो वो दूसरे को ऑक्यूपाई करना चाहता है। बट जब वहाँ पे मल्टी लोग, अलग अलग कंट्रीज के लोग होंगे, तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर ऐसे हावी नहीं होगा और ये एक बैलेंस बना रहेगा। ये सोच के इंडिया यहाँ पे अपना एक पॉइंट बनाएगा और यहाँ तक कि हमारा मैरिटाइम टाइम के लिए हम अवेलेबल होंगे, ठीक है, हमारे जो रीजन होगा वो। तो मलाक्का स्ट्रेट क्यों डिफरेंट है मॉरिशस वाला पार्ट से, वो इसमें बात करना इसलिए जरूरी था कि हमारी सोच और चाइना की सोच क्या है इसके अकॉर्डिंग बात हो सके। फिर अगर देखते हैं तो ये जो शॉर्टेस्ट सी रूट है वो मैंने आपको दिखाया कैसे है, अंडमान और मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का चौक बेसिकली। इसमें साउथ चाइना सी, जिसमें अभी मैंने आपको मैप पे दिखाया कि उसमें जापान और ये सब ताइवान वगैरह या फिलीपींस वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं तो उधर से चाइना उन्हें परेशान करता है बेसिकली। हैंडल्स 1,20,000 वेसल्स एनुअली, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट चोक पॉइंट, ठीक है। अब ये सोचो क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट है बाकी वर्ल्ड में, तो चाइना का यहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा है और कंट्रीज भी आ जा रही हैं, ऑब्वियस है, बट चाइना का यहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से चाइना जो अपना सी एरिया है उसमें वो नहीं चाहता कि किसी और की दखल अंदाजी हो, ठीक है। यहाँ पे जो इसका वर्ल्ड बिगेस्ट चोक पॉइंट जो कह रहे हैं हम, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि मतलब हद ही है, ठीक है। और वहाँ पे अगर हम बैठते हैं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो समंदर को कंट्रोल करेगा ना वही फ्यूचर को कंट्रोल करेगा या पास्ट को कंट्रोल करेगा। जिसके पास समंदर है, जिसके पास रास्ता है, उसके पास ही बेसिकली ट्रेड का मालिक है। अलाउ करेगा नहीं करेगा क्या रीज़न है, तो आपको हमेशा उसके साथ तो अच्छा बना के चलना पड़ेगा। तो एक इस तरह का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। मैं मलाक्का स्ट्रेट से इसलिए स्टार्ट किया ताकि समझाना आसान हो जाए। हिस्टोरिकल नोट है कि 7th सेंचुरी से वहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों, मतलब एशियन ट्रेड हब बिटवीन इंडिया चाइना 7th सेंचुरी से वहाँ पे आना जाना हमारा लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके। फिर देखते हैं ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी सिग्निफिकेंस क्या है। ग्लोबल स्टैट कहता है कि 60% ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम वर्ल्ड ट्रेड एंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ग्लोबल जो कंटेनर वाला जितने भी कंटेनर हैं, कंटेनराइज्ड ट्रेड जो है वहाँ पे है उस चोक पॉइंट पे, ठीक है। ग्लोबल स्टैट से ये कहते हैं 25% ऑफ ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट टू एशिया ट्रांजिट हियर, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा नंबर है। वाई इट मैटर ग्लोबली, एसेंशियल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन एशिया पैसिफिक। तो ये पूरा गेटवे है एशिया पैसिफिक का, और अगर यहाँ पे होल्ड है तो समझो आप हर चीज़, ये सारी चीज़ें होल्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया इकोनॉमिक डिपेंडेंस क्या है इस पे। ट्रेड वॉल्यूम 60%, इंडिया सी बॉन्ड ट्रेड पासेस थ्रू द स्ट्रेट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट टू ईस्ट एशिया, इवन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहीं से निकलता है। अब समझो कि अगर उधर चाइना कहीं पे हमारा शिप वगैरह के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। एक बैलेंस बनना रहना चाहिए। कोई और कंट्री, लेट्स से कि कोई और कंट्री है जो हमारा मित्र देश है या कुछ, या आपको बताना है कि देखो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे पावर आप कैसे बताते हो दूसरे कंट्रीज को। अमेरिका कैसे बताता है कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, मेरे पास तुम्हारा ये कंट्रोल है, तो तुम मैं जो कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलो, या जो नेशनल लॉ है उसके इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। एक डर बना रहता है, एक रूल होता है। अगर ये चीज़ें इंडिया को भी दिखानी पड़ेगी, अगर आप पावर बनना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों पे आपको होल्ड रखना जरूरी है।
आगे आते हैं एनर्जी इंपोर्ट जो है नियरली 100% ऑफ इंडियाज LNG इंपोर्ट एंड मेजर पोर्शन ऑफ क्रूड ऑयल 80% ऑफ टोटल इंपोर्ट यहां से आता है भाई। ठीक है, यहाँ पे हमारी गार्डिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है उसमें 100% जो इंडिया LNG इंपोर्ट करता है वो इधर ही से आता है। कोई भी इसको अगर उस रूट को कोई भी छेड़ेगा और हमारे पास कंट्रोल नहीं है तो हमारा एनर्जी जो हमें चाहिए वो बीच में गड़बड़ा सकता है, उससे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। आप डेवलप होना चाहते हो तो आपको एनर्जी चाहिए भाई, हर चीज़ में चाहिए। चलिए ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगा? डिसरप्शन कुड स्पाइक एनर्जी प्राइस, ठीक है, इन्फ्लेट इंपोर्ट कॉस्ट एंड हैम्पर GDP ग्रोथ। ये हमारे देश के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो। आगे आते हैं स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। इसमें जो है चोक पॉइंट मतलब ये जो स्लाइड है इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं एक 3 पॉइंट, जैसे जैसे हम क्या क्या इसमें और किस तरीके से इसको हैंडल करने की सोच रहे हैं। चोक पॉइंट जो इसका प्रॉब्लम है कि कोई भी आगे क्या अगर कुछ करता है तो उसको किस क्यों है वो उसका देखते हैं। नॉरेस्ट जो सबसे छोटा वाला जो पार्ट है ना, सबसे नैरो है, 1.7 माइल वाइड जो है, जो सबसे पहले भी स्लाइड में हमने बात करा, वो सबसे आसान है। वहाँ पे कुछ भी करो और उसको बंद कर दो, बॉटल नेक टाइप समझो आप, कि जो उसका नेक है उसको बंद कर दोगे सारा पानी रुक जाएगा अंदर, या नहीं भरना है तो बंद कर दो और फिर नहीं भरेगा कुछ भी, राइट, कुछ इस टाइप का है ये। तो पायरेसी, एक्सीडेंट और कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू इसको ये करना आसान है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी है वो चाहिए। इंडिया का रोल क्या है? पोजिशनिंग एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक, पार्टिसिपेट्स इन मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल विद सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। ये इंडिया यहाँ पे अपना रोल करेगा, जो भी चीज़ें यह करता है अभी के लिए, कि भाई ये हमारी सिक्योरिटी की गारंटी हम लेते हैं और हम यहाँ तक देखते हैं। ये इंडिया का पूरा रेंज है। ये करने से अगर आप मैप पे देखोगे, वहाँ अगर हमारा अंडमान है तो उससे बहुत सारे कंट्रीज है ना नज़दीक आ जाते हैं। तो इंडिया से मेनलैंड जो है वो ठीक है, बट इंडिया वहाँ तक है तो इंडिया से बहुत कम दूरी में है ये सारे देश, अगर लिटरली देखा जाए तो। ठीक है, नेवल इन्हांसमेंट क्या है? न्यू बेस ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड 150 किलोमीटर फ्रॉम इंडोनेशिया, मैं बोला था कम, बहुत कम डिस्टेंस है। फॉर सर्विलेंस एंड रैपिड रिस्पॉन्स 1500 माइल क्लोजर दैन चाइना नियरेस्ट बेस। ठीक है, तो चाइना से ये एक हमारा जो बैलेंस बनाने का तरीका है, क्योंकि अब हम भरोसा किसी पे नहीं कर सकते भाई, हमें अपना खुद का सिक्योरिटी जो है वो खुद से प्रोवाइड करनी पड़ेगा, और हम कैपेबल हैं इसके लिए। हम तो दूसरों को जाके सिक्योरिटी दे रहे हैं मैरीटाइम में, तो हम तो कैपेबल हैं इसके लिए, बट हमें इंफ्रा चाहिए वहाँ पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें रैपिड रिस्पॉन्स के लिए, सर्वेलेंस के लिए, पेट्रोलिंग के लिए हमारा वहाँ इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। कुछ अचानक से ऐसा होता है तो उसके लिए हमें तैयारी करनी जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें, ये बेसिकली आपका गेट हो जाएगा। तो गेट पे आपकी सिक्योरिटी कितनी मजबूत होगी वो डिसाइड करेगा कि आप कितने सिक्योर अंदर बैठे हैं। ठीक है, एक साइड से हमें करना जरूरी है। जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है इंडिया वर्सेस चाइना में, ये देख लेते हैं। चाइना रिलायंस ऑलमोस्ट 80% ऑफ चाइना ऑयल इंपोर्ट एंड की ट्रेड route depend on strait. India views it as a potential strategic leverage. हमारा चाइना के साथ जो हमारे साथ ऊपर चाइना करता है तो हम उसको यहाँ पे एक दे सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि भाई तुम उधर से करोगे तो थोड़ा यार ट्रेड व्रेड इधर मत करो यार, इधर से मत लेके जाओ, तुम घुमा के लेके जाओ। ठीक है, ये कर सकते हैं। इंडिया स्ट्रैटेजी क्या है इसमें? ईस्ट व्यू पॉलिसी वाया एशियन टाइज, काउंटर चाइना बेल्ट एंड रोड इन्फ्लुएंस, इजी गवादर पोर्ट बाईपास अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो हम अगर ये कर, ऑब्वियस है हम उसको एक जो सुपर पावर, ऑलमोस्ट सुपर पावर जो है चाइना, वो अगर हमारे साथ टकराएगा, क्योंकि हम उससे अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसी है कि अभी हम उससे नहीं लड़ सकते। ऑफिशियली जो इसका इकोनॉमी है हमसे बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अभी तो नहीं, लेकिन हम उस पर प्रेशर तो डाल ही सकते हैं कि भाई यहाँ से तो नहीं जान दूंगा, और वहाँ पे अगर लड़ेगा तब तो लड़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए इंडिया का जो व्यू है वो ऐसा है। कुछ रिस्क क्या है? ब्लॉकिंग द स्ट्रेट कुड बैकफायर ऑल्सो। हमारा आपको मैंने बताया कितना इंपोर्ट हमारा उधर से होता है, 100% LNG इंपोर्ट होता है, बेसिकली फ्यूल्स, मेजोरिटी ऑफ फ्यूल्स उधर से आते हैं, तो बैकफायर कर सकता है। अफेक्टिंग इंडिया एलाइज जापान एंड सऊदी अरबिया, दोनों इफेक्ट हो सकता है। एंड इन्वाइटिंग रिटेलिएशन, जिसको आप ब्लॉक करोगे उधर से, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, बट हाँ जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो क्या कर सकते, उसके लिए भी जब वर्स्ट टाइम के लिए हमें प्रिपेयर होकर रहना ही पड़ेगा। तो हाँ,
इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव क्या है? चाइना एक्सप्लोर नॉर्दर्न सी रूट टू रिड्यूस डिपेंडेंसी। एक्सप्लोर कर रहा है चाइना भाई, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा BRI चाइना का, CPEC वाया पाकिस्तान, वो कैसे लेके जा रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वो चाहता है कि जो इंडिया वाला पार्ट है, अभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया इसको रोक सकता है, इसलिए मुझे एक ऑल्टरनेटिव वे चाहिए ताकि मेरा ट्रेड प्रॉब्लम में ना आए। सॉरी। तो वो पाकिस्तान के साथ मिलके या आप इधर को बांग्लादेश के साथ मिलके ये सारी चीज़ें हरकतें करता रहता है और रोड जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो अपना लगाता रहता है। उसी चक्कर में पाकिस्तान में CPEC कॉरिडोर वाला वो सोच के बना रहा था। आगे आते हैं स्पेक्ट, इंडिया और चाइना दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है। ट्रेड डिपेंडेंसी है 60% सी बॉन्ड ट्रेड इंडिया का, और हाई एग्जैक्ट परसेंट वेरीज लाइक चाइना का, मतलब जान ही रहे हो। ऑयल इंपोर्ट 80% ऑलमोस्ट है, राउट वाया इस स्ट्रेट से आता है। 80% इंपोर्ट चाइना के लिए भी है, हमारा ऑलमोस्ट 80 है। स्ट्रैटेजिक मूव निकोबार बेस, पेट्रोल, ब्रिक इंपोर्ट, BRI पोर्ट, आर्टिक रूट। तो ये सारे जो स्ट्रैटेजिक मूव है हम दोनों कंट्री एक दूसरे के अगेंस्ट ये करते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है। ये तो हमने बता दिया आपको, मलाका स्ट्रेट क्या है। तो मलाका स्ट्रेट और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ये दोनों ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और क्यों कनेक्टेड है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मलाका स्ट्रेट जो है ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये जो निकोबार प्रोजेक्ट है ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ जाते हैं यहाँ पे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर हमारा ठीक ठाक प्रेजेंस होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो कितना इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पॉकेट वगैरह यहाँ पे है, तब पूरा का पूरा इधर समझो ना कि कवर हो जाता है हमारा हर चीज़, इधर तक कंट्रोल है। तो ये तो जब हम चाहेंगे तभी खुलेगा जब हम चाहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ करेंगे तो जो मेन है, जैसे इस पार्ट तक ये चोक पॉइंट बनता है जहाँ पे थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट या एक्सीडेंट करके इसको चोक किया जा सकता है, बहुत बड़ा बात नहीं है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर भी रखना पड़ेगा भाई, उस पर यहाँ तक हम अगर पेट्रोल कर रहे हैं सिंगापुर के साथ मिलके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के हमें ये पूरा सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। और यहाँ अगर आप पहुँच रहे हो तो आपको सोचो, अगर आपको कोई इन्फोर्समेंट चाहिए तो कहाँ से लाओगे, तो उसके लिए एक बेस यहाँ होना जरूरी है। इसमें जो अभी वाला जो हमारा स्लाइड है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है निकोबार प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट बेसिकली। ठीक है, तो ये है, अगर यहाँ आप मैप में देखो तो ये जो यहाँ पे की लगे हुए हैं नॉन रिजर्व लैंड है, ये वाला पार्ट, ये इस साइड इतना है और इस साइड इतना है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व्ड बफर जोन है ये वाला पार्ट जो लाइट ग्रीन है बिल्कुल। कैंपेबल बे नेशनल पार्क जो है वो आप देख ही रहे हो, जो अरे यार सॉरी, और गलाटिया नेशनल पार्क, दोनों नेशनल पार्क आपको दिख रहा है। ये गलाटिया नेशनल पार्क है, रिजर्व है बेसिकली, और कैंपेबल नेशनल पार्क ऊपर है। तो ये बायो रिजर्व इन तीनों में, मतलब इन तीनों को आप मान लो बायो रिजर्व है, और जो नॉन रिजर्व लैंड है उस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रोजेक्ट है बेसिकली। मैप के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा था कि उसमें, अब ये मैं क्यों समझाया ये आपको अगले स्लाइड में हम आगे वाले स्लाइड में बताएंगे। कहते हैं व्हाट इज द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इंडियाज एम्बिशियस हांगकांग विजन। ठीक है, 72,000 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू ट्रांसशिपमेंट हब। हम यहाँ ट्रांसशिपमेंट बेसिकली, अब आप सोचो कि इसको ऐसे देखो कि नेशनल सिक्योरिटी, ठीक, मान लेते हैं कि कोई जो भी हमारा सामान आ रहा है अभी केरल में उतर रहा है, तमिलनाडु में है, उस साइड का हम ले लेते हैं। ठीक है, इंडिया का उस साइड का पार्ट, तो उधर के पोर्ट में है या उड़ीसा में है, तो ये बिल्कुल आपसे नज़दीक हो जाता है, आपके देश में एकदम बिल्कुल घुस जाता है। आप सोचो कि वहाँ पे उतार के वहाँ पे एक हब बनाते हैं हम, जहाँ पे हमारा सारा जो भी ट्रेड है, ये सारी चीज़ें, या दूसरे देश के भी हैं कि जो लेके जा रहे हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे रख के फिर दूसरा कोई लेके जाएगा। ठीक है, उस टाइप का अगर कुछ करना है तो हम यही क्यों ना कर दें, हम अंदर अपने देश में क्यों बनाएं। राइट, यहाँ पे आओ, अपना जो भी एक्सचेंज करना है एक दूसरे इसके साथ एक्सचेंज करो, इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और क्या चाहिए, इंडियन नेवी, और उसके थोड़े बहुत पैसे होंगे वो दे देना। ठीक है, तो इसके लिए, और इसमें हाँ बिल्कुल, अगर ट्रेड ऐसा होता है यहाँ पे होता है तो वाई नॉट। यहाँ से बहुत सारे देश हैं जो दूसरे देशों में अभी जाके ये ट्रांसशिपमेंट
अपना चीज़ उतरवा लेते हैं पोर्ट और वहाँ से फिर ट्रांजिट कर, तो यहीं पे डाल दो ना, उस जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, उससे पैसे बन जाएंगे हमारे। जो इन्वेस्टमेंट है हमारा 72,000 करोड़ का है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। की कंपोनेंट क्या है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हैंडल 16 मिलियन कंटेनर पर ईयर, ऑपरेशनल बाय 2028, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट एंड ग्रीनफील्ड टाउनशिप अक्रॉस 166 स्क्वायर किलोमीटर, ये सारा हमारा की कंपोनेंट है इस प्रोजेक्ट में। स्ट्रैटेजिक लोकेशन जस्ट 9 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया साउदर्न टिप, 210 किलोमीटर फ्रॉम इंडोनेशिया एंड 900 किलोमीटर फ्रॉम मलाका स्ट्रेट, प्राइम स्पॉट फॉर सदर्न शिपिंग लेन्स, ठीक है। मैं आपको समझा चुका हूं मैप पे कि ये कैसे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और हम इसके पीछे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। इसके फायदे और नुकसान आपको पता है। बूस्ट इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक गेनिंग क्या होगा इसका? बूस्ट टू ट्रेड होगा हमारा, अनलॉक्स कमर्शियल पोटेंशियल इन इंडियन ओशन रीजन IOR बाय लेवरेजिंग की ग्लोबल शिपिंग राउट, ठीक है जी। हमारा बूस्ट ट्रेड में हो जाएगा ये, जो और भी पहले स्लाइड पे हमने बात की कि किस तरीके से अगर कोई एक्सचेंज करना चाह रहा है अपना जो भी कंटेनर वगैरह है तो वो कैसे कर सकता है, उसमें भी बेनिफिट होता है पोर्ट का। जियो पॉलिटिकल एज क्या है इसमें? काउंटर चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल था चाइना का स्ट्रैटेजी, इन सबको जोड़ते जाओ और उसके बाद परेशान करो, ये हमारा अपना हथियार लो उसको, तो उसका एक काउंटर है। इन्हांसेस इंडिया प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक अमिड राइजिंग रीजनल टेंशन, जो भी रीजनल टेंशन है हमारे एक दूसरे कंट्रीज के साथ, तो उसमें हमें एक एरिया अपना बताना होगा कि यहाँ तक है, नहीं तो लोग धीरे धीरे आके वहाँ भी लड़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो हमने पहले ही बता दिया भाई कि यहाँ तक के तो मत छूछा करना, और इसके आगे जो भी इंटरनेशनल लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका गार्ड तो करेंगे। और बाकी देश के साथ अगर हम जाके जॉइंट एक्सरसाइज या उन्हें ज़रूरत है हमारी, तो हम वहाँ भी पहुँचेंगे जिन देशों से हमारा टाइप, मतलब टाइप नहीं, फ्रेंडशिप है उनके साथ, ठीक है। फिर आते हैं कि ग्रोथ कैटलिस्ट क्या है? एक्सपेक्टेड टू क्रिएट जॉब, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोजीशन इंडिया एज ए मैरीटाइम पावर हाउस, रिवेलिंग हब्स लाइक सिंगापुर अराइवलिंग। तो जो ऑलरेडी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें भी समझ में आ गया, तो हम भी अब बना रहे हैं, और उसका फ़ायदा ये सारी चीज़ें हैं कि जॉब मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, और इससे सिक्योरिटी और ये सारे तो हमारे लिए कंसर्न है। जो नेशनल सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था उसमें ये मैंने जहाँ से उठाया उसके मैंने लिंक भी लगा दिए हैं, जहाँ मतलब जितने पॉइंट मुझे समझ में आए उसके अकॉर्डिंग। तो स्ट्रैटेजिक मैरिटाइम हब जो है, ट्रांसफॉर्म ग्रेट निकोबार इनटू फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस इनटू इन द इंडो पैसिफिक, enhancing naval surveillance and rapid deployment near the Malacca Strait, a vital global checkpoint। ये द हिंदू का जो आर्टिकल था उसके अकॉर्डिंग ये मुझे समझ में आया कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है। काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस, इससे भी हो रहा है, जो हमने आगे बात कर चुके हैं हम। सर्व्स एज ए डायरेक्ट काउंटर टू बेजिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, रिड्यूसिंग इनसर्कलमेंट रिस्क इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, एंड ब्लास्टिंग इंडियाज रीजनल डेटरेंस। ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जो इंडिया चाइना का जो एक स्ट्रैटेजी है उसके काउंटर में हमारा एक स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। अगर नहीं होगा हमारा स्ट्रैटेजी तो हम वहाँ नुकसान मतलब होगा हमारा। लाइक हमने, अगर मैं बोलूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे जो हमारा मीडिया का या जिस तरीके से हमें प्रेजेंट करना था, जो एक नैरेटिव हमें चलाना था, वहाँ पे हम फेल हुए थे, थोड़ा बैक फुट पे आए थे, तो हमें नुकसान तो हुआ ना उसका, हमें और टाइम लगा, चीज़ों और लानी पड़ी, और धीरे धीरे जो पाकिस्तान फीड करना चाहता था वो कर रहा था अपने टाइम पे, राइट। तो ऐसे इतना छोटा भी हम नहीं ले सकते रिस्क, हमें पूरा प्रॉपरली खड़ा होके और उसको काउंटर करना पड़ेगा। तो ये है काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस। डिफेंस बूस्ट क्या है? इंटीग्रेट्स एयर एंड सी एसेट फॉर heightened security, supporting military logistic and connectivity amid escalating Indo-Pacific tension, vital for nation sovereignty। ठीक है, ये हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी वेसल आता है तो उसके अंदर अगर रेडार वगैरह कुछ होता है तो हमारी जानकारी निकाल सकता है, हमारे देश के मतलब अंदर ना आके सिर्फ पोर्ट पे खड़े होके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें से या बहुत सारी चीज़ें होती है यार। और जब एक दूसरे देश में ऐसे चीज़ें, चाइना तो भाई उसका तो पूछो ही मत। चाइना तो दूर श्रीलंका के आसपास घूम के जाता है जब हमारे यहाँ कुछ ऐसा टेस्टिंग वगैरह कुछ होना था ताकि हमें पता चल जाए। जैसे इस बार जब हम अग्नि का प्रशिक्षण कर रहे थे तब बहुत सारे देश आसपास घूम रहे थे श्रीलंका के, ताकि उन्हें पता चले
कि क्या हो रहा है, इंडिया करना क्या चाहता है, उसमें यूएस भी था। ठीक है, तो ये सारी देश, हम एक अपने एरिया में रहते हैं, बाकी हम ऐसे स्पाइंग करने नहीं जाते, बट हाँ बाकी देश ट्राई करते हैं ये सारी चीज़ करने का। और चाइना पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते, उनके तो ट्रेड शिप में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत और पकड़ा गया है। तो ये है हमारा डिफेंस बूस्ट। इकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट, ये कहाँ से मैं लेके आया हूँ, ये आया है यहाँ से, सोनिया गांधी के इससे। तो पहले इस पे बात करते हैं, फिर मैं उसका पूरा सारांश भी लेके आया हूँ, आगे उस पर बात करेंगे। एनवायरमेंटल रिस्क क्या है, जो पोटेंशियली जिस तरीके से देखा जा रहा है उसके लिए बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट इन ए हाईली बायोडाइवर्स डिजास्टर प्रोन इकोसिस्टम थ्रेटन्स कोरल रीफ, रेन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड, सारी चीज़ें भाई, जो जंगल एक होता है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो आप। ठीक है, समझ में आता है। ये होगा, अगर डेवलपमेंट है तो पेड़ काटे जाएंगे, वहाँ पे चीज़ें बनानी है तो कंक्रीट लगेगा, अगर ये सारी है तो लोगों का प्रेजेंस होगा, और जो वहाँ पे जीव जंतु हैं या एक इकोलॉजी है वो थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ वही होगा, क्योंकि भारत तो गांव का देश रहा है, आज शहर है भारत में बहुत सारे, तो ये शहर कैसे बसे, गांव को हटा के मे बी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, चाहे दिल्ली को ले लो आप या कोई भी जगह ले लो, आज तो हर जगह एक शहर दिखता है, छोटा हो या बड़ा, गांव खत्म हो गया वहां से, तो पूरा इकोलॉजी कहाँ गया, राइट। तो ये यहाँ पे ठीक है, हम समझ रहे हैं कि ये डिस्टर्ब होगा, तो इतना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो जीव जंतु हैं उन्हें ऐसा नहीं है कि मार ही दिया जाएगा, उनको एक दूसरे से, एक जगह से लेकर दूसरी जगह छोड़ दिया जाएगा, वहाँ सर्वाइव करेंगे। जैसे इंसान भी तो यही करते हैं, मान लो कहीं पे डैम बनना होता है तो वहाँ से, वहाँ पे एक बस्ती है, अगर कोई गांव है तो उन्हें यही सरकार करती है ना, कि उठा के कहीं शिफ्ट कर देती है, उनको हर चीज़ प्रोवाइड किया जाता है और कहा जाता है कि आपसे अब से आपका घर यही है। तो उनके साथ भी तो हो रहा है ना, डेवलपमेंट में ये होता है। डेवलपमेंट के बाद जितने भी गुड़गांव या एनसीआर जो डेवलपमेंट पूरा एरिया है, वो तो ऐसे ही हुआ है, लोग एक जगह से हट के दूसरी जगह गए हैं। तो ये है इन्वायरमेंटल रिस्क वहाँ पे, और ये हर जगह होता है, अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है या डेवलपमेंट करनी है तो ये सारी चीज़ें, सेक्रीफाइस तो बनने मतलब होता ही है। इंडिजिनस इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिजेंट मतलब सेम चीज़ें हैं, ट्राइब एंड पॉलिटिकल रो, इसमें सोनिया गांधी स्लैम्स इट एज इल कंसीव्ड पॉलिसी मेकिंग, और हिंदू का जो मैंने आपको दिखाया है, बीजेपी एक्यूजेस कांग्रेस ऑफ सैबोटाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी डिबेट पिट्स इकोलॉजी वर्सेस स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये दोनों है। अब ये सोनिया गांधी जी ने लिखा है मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन निकोबार, इन द निकोबार। ठीक है, द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट नाम है उसका, जो मैंने आपको दिखाया था पीआईबी के अकॉर्डिंग प्रेस रिलीज में। ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट की कंसर्न क्या है सोनिया गांधी का, ये देखते हैं। मिसप्लेस्ड डेवलपमेंट एंड कॉस्ट 2.72 लाख करोड़ प्रोजेक्ट इज बीइंग पुश्ड डिस्पाइट इकोलॉजिकल एंड सोशल रिस्क। ठीक है, ये उसी आर्टिकल से मैंने निकाला है, 7 पॉइंट है टोटल, और सबको मैंने कैटेगराइज करके आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दूसरा है हाईली वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी एंड अर्थक्वेक। उधर का जो पूरा एरिया है उसको ये कह रही है कि जो एरिया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगा और इसके कॉस्ट क्या होंगे, ये सारी चीजें। ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड राइट्स वायलेशन, जो उनका राइट्स है उसका वायलेशन हो रहा है। ठीक है जी, निकोबार के जो ट्राइब हैं उन्होंने लिखा है ये सारी चीजें। एंसेस्ट्रल विलेज फॉल इन प्रोजेक्ट जोन ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड इन 2004 सुनामी, नाउ फेसिंग परमानेंट इविक्शन। 2004 में जो वहाँ आया था, वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से उन्हें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई थी और अभी तो परमानेंट इविक्शन हो जाएगा। फिर है सोम्पेन ट्राइब, ये दूसरे ट्राइब हैं, पीवीटीजी। प्रोजेक्ट डिनोटिफाइज पार्ट्स of their reserve, threatens forest, increase outsider influx, cutting them off from ancestral land। ठीक है, सेम चीज मैंने जो बताई कि बाकी जगहों पे भी होता है, यहां भी होगा, ऐसा कह रही है। तो बाकी इंडिया में जो हुआ था वो तो ये थी ना उस समय चेयर पे वर्चुअली, मतलब रियली, ठीक है, जैसे भी थी मनमोहन सिंह के टाइम में, तो उस समय तो हो ही रहा था ना यार, उस समय तो डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे, तो बताओ आप
तो ये सब तो हो रहा था, मेट्रो, रोड, अलग अलग शहर, ये सारी चीज़ें तो चली रही थी, राइट। फिर है गवर्नमेंट इग्नोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सैचुरिटी रिक्वायरमेंट, नो कंसल्टेशन विद नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338। आगे आप पढ़ लो सोशल इम्पैक्ट क्या है इस पर, ट्राइबल काउंसिल प्ले रिवोक्ड। तो ये सारी चीज़ें इनके कंसर्न हैं। ट्राइबल वाले में इकोलॉजिकल डिजास्टर इन मेकिंग, इसमें इकोलॉजिक का क्या है, उसमें है 8.5 लाख टू 58 लाख ट्रीज मे बी कट। जो एरे फॉरेस्ट में भी इन लोग का एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ था कि इतना ट्री हो जाएगा, इतना कार्बन बनाओगे, और उसको क्या करेंगे। जब फॉरेन से फंड आना बंद हो गया तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गई इंडिया में। अब किसी को पॉल्यूशन नहीं लग रहा है कि अरे फॉरेस्ट कटेगा। अभी फिर से महामहिम जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि क्रैकर बैन कर दो भाई पॉल्यूशन के लिए। अब पता नहीं उनको कोई समझाएगा नहीं समझाएगा कि जब क्रैकर नहीं जल रहे होते तब पॉल्यूशन कैसे होता है, उसका कुछ करो ना। क्रैकर तो कुछ है ही नहीं यार। अब आईआईटी खड़गपुर का पूरा रिपोर्ट है, पढ़ के तो देखो। आईआईटी खड़गपुर का पूरा रिपोर्ट है जिसमें अलग अलग कैटेगरी में बताया गया है कौन कितना % जिम्मेदार है पॉल्यूशन के लिए। सिर्फ एनसीआर की बात कर रहा हूं मैं, तो उन सब पे करो ना आप क्रैकर। जिसको देखो छाती पीट के क्रैकर बंद कर दो, क्रैकर बंद। और किस टाइम पे क्रैकर बंद कर दो? सिर्फ दिवाली पे। आपको दिवाली में ही लग रहा है कि अरे भाई यहां तो पॉल्यूशन हो जाएगा। न्यू ईयर पे जलाने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट मैच जीत जलाने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। शादियां चलने दो, बकरे काटे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है त्योहारों के लिए। तो इन सब चीजों पे अजीब सा लगता है कि क्या किस सेंस में बात हो रही है। क्रैकर चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि जिस दिन क्रैकर जलेगा पूरे एनसीआर में उस दिन पॉल्यूशन हाई हो जाएगा, बट उसके पहले तो सही करो। अगर पूरा साल पॉल्यूशन सही रहता है तो एक दिन अगर हाई हो जाता तो पॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, दूसरे दिन गायब हो जाएगा वो। बट आपको वो नहीं सही, आपसे वो नहीं हो रहा। कंस्ट्रक्शन पे देखो यार, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं कंस्ट्रक्शन। उसका क्या कर रहे हो? नॉर्म कहाँ है? उसके लिए क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, बस उठाओ, क्योंकि हमारे पास ताकत है करने की, कर लो। इकोलॉजिकल डिजास्टर की बात यहां भी हो रही है भाई। कॉम्पनसेटरी जो भी है प्लान इन हरियाणा इकोलॉजिकल इरिलेवेंट एंड पार्ट ऑफ इट ऑक्शन फॉर माइनिंग। क्या बोल रही हैं ये आंटी? ठीक है, देखते हैं। और नो रिप्लेसमेंट फॉर ओल्ड ग्रोथ बायोडाइवर्सिटी रीच फॉरेस्ट। ठीक है भैया, इसका कुछ नहीं होगा, जो है वो है। ये बता रही हैं इकोलॉजिकल डिजास्टर में कैसे होगा। कोस्टल एंड मैरीन कंसर्न क्या है इनका? प्लैंड पोर्ट पार्टली फॉल अंडर CRGIA where port are prohibited due to turtle nesting sites and coral reefs। जो वहां पे हुआ था उसको कहा जा रहा है कि इन सब की वजह से हम लोग वहां पे ये सारी चीजें प्रोहिबिट कर दिया था, उधर से नहीं होगा ये सारी चीजें। सही बात है, ठीक है। गवर्नमेंट यूज्ड ए हाई पावर्ड कमिटी टू रिक्लासिफाई द एरिया बट इट्स रिपोर्ट नॉट मेड पब्लिक। ये कह रही हैं कि हाँ इसके पूरा हुआ है बात, लेकिन इसका रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ है। चलो, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी ट्रीट्स रिस्क नेचुरल, इसमें फिर अलग अलग रिस्क टू निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाकी सी टर्टल डोंग, मतलब अलग अलग जानवर हैं, इन सबको कह रहे हैं कि इंडेंजर में हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी स्टडी फ्लॉड टर्टल्स सर्वे डन इन ऑफ सीजन, ड्रोन यूज्ड फॉर dugongs only effective in shallow water, institution pressured into assessment। पूरा जो इन अपना बता रही है कि ये सारी चीज़ें की गई है इन सब, और इनके ऊपर तो भाई जो थ्रेट है वो तो है ही, और ये सब तुमने इस तरीके से चीज़ें करवाई है। नेचुरल डिजास्टर रिस्क जो है वो इन्होंने बताया कि वहाँ सुनामी आ चुका था, प्रॉन जोन है वो थोड़ा सुनामी से लेके, और सिस्मिक लैंड आइलैंड लाइज इन सिस्मिक सुनामी पॉइंट जोन, तो फिर ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं कंसर्न इनकी। 2004 में सुनामी कॉस्ट परमानेंट एंड लैंड सब, वहाँ से जो भी 15 फीट तक के आसपास हमारा जो प्रॉब्लम हुआ था सुनामी की वजह से वो हुआ है वहाँ पे। 6.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन जुलाई 2025, रेन फोर्स रिस्क। ठीक है, ये सारे कंसर्न है इनका नेचुरल डिजास्टर लेके। लार्जर कंसर्न जो है ट्राइबल सर्वाइवल, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड नेशनल वैल्यूज आर एट स्टेक। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि अगर चाचा नेहरू गवादर ले लिए होते तो उनको पता नहीं कहा हो जाता, बट यहाँ इनको कंसर्न तो है। अभी आगे चलते हैं। द प्रोजेक्ट अंडरमाइन जस्टिस ड्यू टू प्रोसेस एंड लॉन्ग टर्म
सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। थैंक यू। अब आगे बात करते हैं इस पे कि जो इनका कंसर्न है वो कंसर्न जिस तरीके से रखा जा रहा है, क्या ये कंसर्न बाकी जगह नहीं होती थी? नहीं थी। इकोलॉजी क्या सिर्फ वहीं पे है? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे समाप्त कर दो, नहीं। जो एरिया नॉन रिजर्व्ड हैं वहां पे तो करेंगे ना कुछ। हम हर चीज के ऊपर गवर्नमेंट है, ये इंडियन गवर्नमेंट है, ये पॉल्यूशन को लेके देखो आप कितना ईवी, सोलर एनर्जी, सारी चीजें, ग्रीन एनर्जी इनके पीछे जा रही है, जबकि हम अपने तरफ से कर रहे हैं। आप देखो हमारा कार्बन जो भी हमारा डेटा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो हमारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है, हमारे ट्रीज कितने आ रहे हैं, ग्रीनरी कितनी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। सरकार कंसर्न है, और मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस से कहीं ज्यादा कंसर्न है ये सरकार जो ही बैठी है। तो इन्होंने एक लगाया, आपको समझ में आया होगा, नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से दिखाता हूं मैप क्यों ये प्रॉब्लम है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो मलाक्का स्ट्रेट यहां पे अगर बनेगा तो ये किसका काउंटर करेंगे हम? चाइना का। सबसे बड़ा जो है हमारे लिए, जो एक हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी और जो हमारा थ्रेट है, हमारा सिक्योरिटी कंसर्न जो है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न जो है चाइना के साथ, उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये इंडिया के पास। अगर हम यहाँ पे अपना पावर बढ़ाएंगे तो हम चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं एक तरफ से। और जो हमारे जो पॉइंट्स रह जाते हैं, जैसा आपको मैं पहले ही बताया वीडियो पे कि जब हम या चाइना हमारी मीटिंग होती थी तो कुछ ना कुछ बॉर्डर के आसपास होता था ताकि एक प्रेशर बने। पहले चाइना किया करता था, अब हम करते हैं, और हमें ये अपर हैंड में रखना ही पड़ेगा। चाइना पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि वो एसीओ समिट में हम गए, अरे वाह चाइना से हम हंस के बात कर लिए इसलिए हम भरोसा कर ले। नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो गया है। चाइना एक ट्रेड पार्टनर है। और फिर से जो वर्चुअल मीटिंग अटेंड किया है एस जयशंकर साहब ने ब्रिक्स समिट में, उसमें उन्होंने यही कहा कि ट्रेड एक अलग सब्जेक्ट मैटर है और बाकी अलग मैटर है, बाकी मैटर अलग है, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हम। तो ट्रेड हमारा हर किसी के साथ होगा, बट हाँ जहां हमारा कंट्री की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी का कंसर्न है वहां पे ये गवर्नमेंट खड़ी होगी और लोग खड़े होंगे, पूरा देश खड़ा होगा। इसके लिए हमें यहाँ बनाना जरूरी है। अगर चाइना को हम यहाँ पे बता सकते हैं कि देख ये तेरा ट्रेड है और यहाँ पे हम बैठे हैं, तो जहां जहां हम चाहते हैं चाइना को काउंटर करना, बी इट ऑन आवर बॉर्डर और एनी अदर वे लाइक वीटो, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, तो वो हम ये कर सकते हैं ये दिखा के। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग है। अब अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और ठीक है, जितना दूर का वो पार्ट है हम जानते हैं, अगर वो रिजर्व्ड एरिया है तो वहां कोई नहीं जाएगा। वहां डिप्लॉयमेंट किसका होगा? मेजोरिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट डिफेंस फोर्सेस के होंगे और बिजनेस के होंगे। आम जनता का भीड़ नहीं होगा वहां कि एनसीआर में जाके जैसे बैठ जाते हैं, यार आज तो प्रोटेस्ट करेंगे, वो कर रहे हो। ये सारे कंसर्न जब कांग्रेस भी अगर ये करती तो वो भी यही सारी चीजें देख के करती, राइट। ये था मलाक्का स्ट्रेट और उससे रिलेटेड, मतलब जो हमारा जो मेन जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड मलाक्का स्ट्रेट पे सोनिया गांधी का ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि चाइना को कंसर्न था भाई। सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा है। सोनिया गांधी जी ने जब आर्टिकल लिखा तो इसको शेयर किया गया कि इकोलॉजी और जो भी ये सारी चीजें हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। कंसर्न देखो, और इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारा सिक्योरिटी, ट्रेड और भी अलग चीजें, बाकी देशों से नजदीकियां, आसपास के देशों से, और जो हमारा डिप्लोमेटिक एक बैलेंसिंग हम जो करना चाहते हैं अलग कंट्रीज के साथ, वो कर सकते हैं, राइट। पावर शिफ्टिंग हम अपने साइड ले सकते हैं, इसको बना के पावर शिफ्ट कर सकते हैं हम अपने साइड। हमारे पास कंट्रोल होगा और हम अपनी पॉइंट रखने में काबिल, जिस तरीके से हमारा बिहेवियर है वो भी बाकी देश भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम मल्टीपोलर चाहते हैं। बाकी आप रखो, बट ये हमारा देश है, हम यहाँ रहने दो, और कोई भी आओ, एवरीवन इज वेलकम्ड। हाँ, जब तक हमसे आपको हमसे प्रॉब्लम ना होने लगे हमारे देश को लेके। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। चाइना अगर इसमें इन्वॉल्व है तो प्रॉब्लम तो होती है यार कुछ पार्टीज को, और ठीक है, होती है तो होती है देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो गया। अभी जो वोट चोर वाला पार्ट चल रहा था, एक खुरपेच नाम का ट्विटर हैंडल है जिसने ये चीज निकाली भी थी। मैं आपको दिखाता हूं कि उसका जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था साहिब ने, देखो
साहेब का प्रेजेंटेशन पे खुरपेच ने पूरा एक बेसिकली थ्रेड काइंड ऑफ बनाया और उसने बताया कि किस तरीके से देखो पीडीएफ जो अपलोड किया गया था उस पीडीएफ से निकाल के उसका मेटा डेटा निकाला। मेटा डेटा में आपको बेसिकली हर डेटा अवेलेबल होता है जो आपको एक पीडीएफ बनाते समय चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ बनाया, किस सिस्टम से बनाया, कौन सा ओएस लगा था, वर्जन क्या था, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है उसमें, ताकि जब जैसे बहुत सारी चीज़ें फॉरेंसिक में जाती है ना उस कंसर्न से भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करना होता है हमें कि हाँ ये कहाँ जा रहा है। मान लो कि हमें ट्रैक करना है, किसने बनाया उसको ट्रैक करना है, तो इन सब सिक्योरिटी रीजंस हैं। और जो आईटी है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होता है प्रैक्टिस करना, ताकि अगर कुछ भी, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड है तो वहाँ क्राइम बढ़ सकता है, ठीक है, इलीगल चीज़ें हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को लेके मेटा डेटा बनाया जाता है। हर चीज़ का होता है, वेबसाइट का भी होता है, इसका भी है, फोटोज़ का भी होता है, हर चीज़ का मेटा डेटा होता है। बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट जिसको आपका सिस्टम समझ सकता है, वापस जब आप उसको अपने सिस्टम में फिट करते हो तो वो आपको ये वो सारी चीज़ें पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ ये क्या है, ठीक है। इसी से आपका एसीओ वगैरह भी चीज़ें चलती हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। एक्सपीएम मेटा डेटाबेस हैज़ रॉन्ग टाइम जोन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सपोज कर रहा है, खुरपेच नाम का जो हैंडल है वो सारी चीज़ें एक्सपोज किया कि जो ये पूरा चीज़ बनाया गया था वोट चोर वाला, वो कहीं और कंट्री में बनाया गया है वहाँ पे। और अच्छी बात यह है कि अभी जब राहुल गांधी वहाँ एक दूसरे कंट्री में गए हुए थे जो अभी वापस जस्ट आए हैं, उस पर हम अलग बात करेंगे, तो मैं वो सारी चीज़ें वहाँ लेके आऊँगा डिटेल में। तो वहाँ पे और भी लोग थे उस आइलैंड पे, ठीक है। और लोग का मतलब है मेरा कि जॉर्ज सोरोस का बेटा और जाकिर नायक भी था उसी सेम टाइम पे। तो थोड़ा सा रिंगिंग बेल होता तो है यार लोगों के दिमाग में, तो उस पर बात करेंगे बाद में। अभी के लिए तो ये आज इतना ही रखते हैं। आप बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें क्या आपको और कुछ अलग इसमें चाहिए कि जो मिस हो गया हो, या कोई ऐसी जानकारी हमें बताइए। कोई क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर लिखिए कमेंट में, और प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि हमारे लिए मलाका स्ट्रेट और ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो क्यों इंपॉर्टेंट है, और इससे प्रॉब्लम जिनको हो रहा है उसको भी एक लॉजिक भी समझाइएगा। कि ऐसे तो अभी पीट रहे थे छाती कि अरे मोदी जी तो जाके मिल लिए चाइना से, अभी तक के गलवान में लोग हमारे जवान शहीद हुए थे और ब्ला ब्ला, ये सारी राजनीतिक जो चीज़ें होती है वो कर रहे थे वो। बट अभी कंसर्न देखो आप, ये बिना नाम लिए किस तरह से कंसर्न दिखाते हैं चाइना को लेके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे आज शाम को लाइव वीडियो में ज्वाइन कीजिएगा। उस पर भी हम बात करेंगे जो करंटली जिस तरीके से चल रहा है अमेरिका से लेके, अमेरिका में जो चीज़ें हो रही है और इंडिया में भी जो चीज़ें हो रही है, जैसे हमारे यहाँ बीत रहे हैं। और दिन भर अगर जो भी डेवलपमेंट आता है आस पड़ोस के देश से, जैसे इजराइल में अभी दोहा वाला चल रहा है, तो दोहा इजराइल कतर बेसिकली, उसमें क्या क्या हुआ यूएन में, उसके अंदर लोग बात कर रहे थे, एक दूसरे देश के सवाल जवाब चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। मिलते हैं शाम को वीडियो में, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।